नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपका बायोलॉजी से होने वाला है। कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र से एमसीक्यू लूंगा आज। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखें तो चैनल पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैं 37 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर आप लोग चेकआउट कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन है, केंद्रक कला का विलोपन होता है। तो आपको बताना है केंद्रक कला का विलोपन किस अवस्था में होते हैं, प्रोफेज के पश्चकाल में या मेटाफेज में या टीलोफेज में या इनाफेज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि प्रोफेज के पश्चकाल में आपका केंद्रक कला का विलोपन होते हैं। और यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएज्मा सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो आपको बताना है क्रिएज्मा कौन से अवस्था में सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, पिकेटिन अवस्था में या डिप्लोटिन अवस्था में या आपका जैगोटिन अवस्था में या लिप्टनिन अवस्था में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका डिप्टोलिन अवस्था में आपका क्रिएज्मा सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। और आपका क्रॉसिंग ओवर यहीं से भी संपन्न होते हैं। डिप्टोलिन अवस्था में आपका क्रॉसिंग ओवर पूर्ण होते हैं और पेक्टिन अवस्था में आपका क्रॉसिंग ओवर यहीं से शुरू होता है। और आपका जैगोटिन अवस्था में, इसमें आपका जैगोटिन अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जैगोटिन अवस्था में इसका कुछ याद नहीं रहा। इसका जैगोटिन अवस्था में आपका सेंट्रोमियल विपरीत ध्रुवों की ओर हो जाते हैं। जैगोटिन अवस्था में आपका सेंट्रोमियर विपरीत दिशा में हो जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र द्विगुणन होते हैं। तो आपको बताना है समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का विभाजन होते हैं इंटरफेज में या प्रोफेज में या मेटाफेज में या इनाफेज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि इंटरफेज में आपका समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का द्विगुणन या विभाजन आपका इंटरफेज में होते हैं। और प्रोफेज में आपका गुणसूत्र यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका मेटाफेज में यहाँ गुणसूत्र की आकार बढ़ जाता है और यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और एनाफेज में आपका गुणसूत्र के आकार दूसरा दिखाई देता है, जैसे कि ए एल आई और जे प्रकार की यहाँ एनाफेज में गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रियोल या एटर्स या आपका सेंट्रियोल व एस्टर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका सेंट्रियोल व एस्टर्स आपका पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और फ्रेंड्स एक बात, यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विगुणित गुणसूत्र 8 हो तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री कोशिका के गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स। तो आपको और एक बार देखते हैं। यदि द्विगुणित गुणसूत्र 8 है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री कोशिका के गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स होंगे, 4 होंगे या आपका 8 होंगे या 2 होंगे या आपका 16 होंगे। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी, जो कि 2 क्रोमेटिड्स होंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो आप जानते रहेंगे। इसका आंसर मैं सेकंड क्वेश्चन में दे दिया था। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। तो आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर कौन सा अवस्था में होता है, लिप्टनिन अवस्था में या पिक्टनिन अवस्था में या जैगोटिन अवस्था में या आपका डायनेसिस अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि पेक्टिन अवस्था में आपका क्रॉसिंग ओवर शुरू होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में समाजत गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण बढ़ाती है। तो आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्था में समाजत गुणसूत्र आपस में प्रतिकर्षण बढ़ाते हैं, लेप्टिनिन अवस्था या जैगोटिन अवस्था या डिप्लोटिन अवस्था या डाइकोनेसिस अवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैगोटिन अवस्था में आपका प्रतिकर्षण बढ़ता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बाइलोवेंट विषुवतीय रेखा या इक्वेट्रोलाइन एकत्रित होते हैं, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में या मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि मेटाफेज 1 में आपका विषुवतीय रेखा या इक्वेट्रोलाइन एकत्रित होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वायोलेंट में क्रोमेटिड्स की संख्या कितने होते हैं,
या हैं एक वायलेंट में क्रोमेटिड्स की संख्या होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि चार होते हैं। आपका एक वायलेंट में क्रोमेटिड्स की संख्या चार होते हैं। अब अगला ने देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो जैगोटिन अवस्था में बाइलोवेंट की संख्या क्या होगी? तो आपको बताना है एक कोशिका में 16 गुणसूत्र है तथा जैगोटिन अवस्था में बाइलोवेंट की संख्या कितने होंगे? 16 होंगे या आपका 32 होंगे या आपका 64 होंगे या आपका 8 होंगे? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि आपका 16 आंसर होंगे, यानी कि आपका एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो जैगोटिन अवस्था में उसका बाइलोवेंट की संख्या 8 होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सत्य कथन बताना है। एक बाइलोवेंट के लिए सत्य कथन है तो आप बता सकते हैं बाइलोवेंट के लिए कौन सा सत्य कथन है। इसमें एक सेंट्रोमियर व एक क्रोमोडिड्स पाया जाता है, ये कथन गलत है फ्रेंड्स। और इसमें एक सेंट्रोमियर व दो क्रोमोडिड्स पाए जाते हैं तो आप बता सकते हैं, ये कथन भी आपका गलत है। तीसरा देखते हैं, इसमें दो सेंट्रोमियर व दो क्रोमोडिड्स पाए जाते हैं तो ये कथन आप बता सकते हैं। तो ये कथन सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चौथा है, इसमें दो सेंट्रोमियर व एक क्रोमोडिड्स पाया जाता है, ये कथन गलत है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टोमाइटोसिस में तो आपको बताना है क्रिप्टोमाइटोसिस में क्या होते हैं। केंद्रिका विलुप्त होते हैं या केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होते हैं या आपका सेंट्रियोल का विभाजन होते हैं, ये भी कथन गलत है। या उपरोक्त में से सभी, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि आपका केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होते हैं आपका क्रिप्टोमाइटोसिस अवस्था में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन पर्यंत अवस्था में बनी रहने वाली कोशिका है तो आपको बताना है जीवन पर्यंत अवस्था में कौन सी कोशिका बना रहता है। यकृत कोशिका है या आपका पेशी कोशिका है या आपका तंत्रिका कोशिका या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल आपका जीवन के अंत अवस्था में भी बनी रहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की मात्रा किस अवस्था में पैतृक कोशिका की दुगुनी हो जाती है? तो आपको बताना है डीएनए की मात्रा कौन सी अवस्था में पैतृक कोशिका की दुगुनी हो जाती है। अंतरा अवस्था, इंटरफेज या प्रोफेज, मेटाफेज या इनाफेज। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि आपका इंटरफेज में आपका डीएनए में आपका पैतृक कोशिका की दोगुनी हो जाती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेडार्स में होते हैं तो आपको बताना है टेडार्स में कितने क्रोमोडिड्स युक्त होते हैं और समाजत गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एक समाजत गुणसूत्र चार क्रोमोडिड्स युक्त या आपका दो समाजत गुणसूत्र चार क्रोमोडिड्स युक्त या चार असमाजत गुणसूत्र या चार क्रोमोडिड्स युक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि आपका दो समाजात गुणसूत्र चार क्रोमोडिड्स युक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाफेज अवस्था में ऐसे गुणसूत्र जिनके केंद्रक में सेंट्रोमियर पाया जाता है तो आपको बताना है मेटाफेज की ऐसी अवस्था जिसके गुणसूत्र में आपका सेंट्रोमियर पाया जाता है। एक्रोसेंट्रिक में या टीलोसेंट्रिक या सेप्टासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि आपका मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर पाया जाता है। मेटाफेज की अवस्था में गुणसूत्रों में आपका मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यार, चलो देखते हैं। विभाजन का किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत दिशा में गति करते हैं? तो यह पहचान में तो आ गया है। विभाजन का किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं? तो कौन सा किस अवस्था में आपका गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं? प्रोफेज अवस्था में या मेटाफेज अवस्था में या आपका एनाफेज या आपका टीलोफेज में? तो इसका सही आंसर होगा आपका
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत दिशा की ओर गति करते हैं। अब अगला देखते हैं। कोशिका प्लेट पूर्ववर्ती है, तो आपको बताना है पूर्ववर्ती कोशिका प्लेट कौन सा है। एमाइ सॉरी फ्रेंड्स, एमाइलोप्लास्ट या प्रेग्मोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या आपका क्रोमोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि प्लेग्मोप्लास्ट है, जो कि पूर्ववर्ती कोशिका प्लेट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजात गुणसूत्र का युग्मन कहलाता है, तो आपको बताना है समाजात गुणसूत्र का पेयरिंग कहलाता है वेलवेंट या टेडार्स या सिनेप्सिस या आपका टर्मिनेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो का सिनेप्सिस आपका पेयरिंग कहलाता है या आपका युग्मन कहलाता है, सिनेप्सिस। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्सिस किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपको बताना है सिनेप्सिस कौन सा अवस्था में पाया जाता है। लेप्टनिन या ज़ाइगोटिन या आपका डाइकोनेसिस या आपका डिप्लोटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका ज़ाइगोटिन अवस्था में आपका सिनेप्सिस पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। सिनेप्सिस यानी कि आपका सूत्र युग्मन, हिंदी में आपका सिनेप्सिस यानी कि सूत्र युग्मन किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपका इसका सही आंसर मैं बताया था, हाँ, ज़ाइगोटिन अवस्था में आपका सिनेप्सिस पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजत गुणसूत्र के एक जोड़े को कहते हैं, तो आपको बताना है जो समाजत गुणसूत्र होते हैं उसे एक जोड़े को कहते हैं वेलवेंट कहते हैं या बूके या डाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि वेलवेंट कहते हैं। समाजत गुणसूत्र के एक जोड़े को आपका वेलवेंट कहते हैं। अगला देखता है। अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है, तो आपको बताना है अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है इक्वेटोरियल विभाजन या न्यूक्लियर विभाजन, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका न्यूक्लियर विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजक गुणसूत्र का युग्मन अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है, तो आपको बताना है समाजक गुणसूत्र का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में होता है। पेक्टिन अवस्था में या ज़ाइगोटिन या आपका लेप्टनिन या आपका डिप्लोटिन। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका ज़ाइगोटिन अवस्था में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर और क्रिएजमा निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में है, तो इसको आप बता सकते हैं। मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। ज़ाइगोटिन अवस्था में या पेक्टिन अवस्था में, आपका लेप्टनिन अवस्था में, आपका या डिप्लोटिन अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, बताएंगे आप, तो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, जो कि पेक्टिन अवस्था में आपका क्रॉसिंग ओवर का निर्माण शुरू होते हैं और आपका अर्धसूत्री विभाजन में आपका पेक्टिन अवस्था, जो कि आपका क्रॉसिंग ओवर या क्रियोजमा का निर्माण होते हैं और आपका डिप्टोलिन अवस्था में पूरा होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका समसूत्री विभाजन के लिए सत्य कथन है, तो आपको बताना है समसूत्री विभाजन के लिए सत्य कथन। उत्पन्न सभी संततियां कोशिका समरूप होते हैं, या निर्मित कोशिका श्रम विभाजन प्रकट करती है, या पुत्री कोशिका अनुवांशिक विभिन्नताएं प्रकट करती है, या पुत्री कोशिका में पैतृक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा, मैं ही बता देता हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि उत्पन्न सभी संतित कोशिका समरूपी होते हैं। आपका मिटोसिस अवस्था के लिए सत्य कथन है, या आपका समसूत्री विभाजन में आपका फर्स्ट कथन सही है। अगला देखते हैं। समसूत्री विभाजन में कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था है, तो आपको बताना है जो कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबा कौन सी प्रवस्था चलती है। अंतरावस्था या प्रोफेज अवस्था या मेटाफेज अवस्था या एनाफेज। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अंतराफेज यानी कि इंटरफेज, जो कि आपका सबसे अधिक लंबा चक्र चलता है। यही अंतरा फेज या आपका अंतरावस्था सबसे अधिक लंबा टाइम तक। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए व हिस्टोन का संश्लेषण निम्न में से किस अवस्था में होता है, तो आपको बताना है कौन से अवस्था में डीएनए और हिस्टोन का संश्लेषण होता है। G1
या G2 या S या M, तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि S अवस्था में आपका DNA व हिस्टोन का संश्लेषण होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना तक आज होगा? तो फ्रेंड्स मैं आज आपको 50 आसपास MCQ कराऊंगा फर्स्ट पार्ट में, फिर आपका सेकेंड पार्ट में लगभग 100 आसपास कराऊंगा। तो चलो देखते हैं अगला। तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो आपको बताना है तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है? G1, S अवस्था या G2 अवस्था या M अवस्था? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका G2 अवस्था में आपका सहायक प्रोटीन का निर्माण होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो समसूत्री अवस्था में किस अवस्था में दोनों ध्रुवों पर कुल मिलाकर 32 गुणसूत्र देंगे? तो कौन सा अवस्था में आपका 32 गुणसूत्र देंगे? प्रोफेज, एनाफेज या मेटाफेज या टीलोफेज? तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि एनाफेज में आपका 32 गुणसूत्र देंगे, जो कि अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ सत्य कथन बताना है। अंतरावस्था के लिए सत्य कथन है DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है, या कोशिका व केंद्रक दोनों बड़े हो जाते हैं, या सेंट्रोल का परागमन, एस्ट्रल किरण का निर्माण व क्रोमैटिन जालक में संघनन हो जाते हैं, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं। अंतरावस्था के लिए ये सभी सत्य कथन है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन माइटोटिस पाया जाता है, तो आपको बताना है एन माइटोटिस किस में पाया जाता है? उस्तर जंतुओं में, या आपका उस्तर पादक में, या आपका निम्नतर जंतुओं में, या सभी सजीवों में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका उस्तर पादक में आपका एनिस्ट्रल माइटोटिस पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। जंतुओं के अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में सबसे लंबी अवस्था है, तो आपको बताना है जंतुओं के अर्धसूत्री विभाजन में सबसे अधिक लंबा वाला अवस्था कौन सा है? ज़ैगोटिन अवस्था है, या आपका पेक्टिन अवस्था है, या आपका प्लेटिनिन अवस्था है, लेप्टिन अवस्था है, या आपका डिप्टोलिन अवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि पेक्टाइन अवस्था है, जो कि जंतुओं के अर्धसूत्री विभाजन में सबसे अधिक लंबा टाइम तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनेप्लेटिनमल कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है? तो आपको बताना है साइनेप्लेटिनमल कॉम्प्लेक्स किसके संबंधित है? लेम्ब्रुस गुणसूत्र, या पालेटिन गुणसूत्र, या आपका समसूत्री विभाजन, या टेडार्स में? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि टेडार्स में आपका टेडार्स है, जो कि आपका साइनेप्लेटिनल कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है, यानी कि टेडार्स से संबंधित है। लैम्ब्रुस गुणसूत्र जो कि बच्चे के लार में पाए जाते हैं, और प्लाटिन गुणसूत्र भी लार में पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एस्ट्रलमैटोटिस पाया जाता है, तो आपको बताना है निम्न में से एस्ट्रलमैटोटिस पाया जाता है। इसको मैं बता चुका हूँ। जीवाणु कोशिका में, या पललों में, या आपका जंतु कोशिका में, या पादप कोशिका में? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। मैं इसका आंसर बता दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, हाँ, ऑप्शन सी ही होगा इसका सही आंसर। जंतु कोशिका में आपका एस्ट्रलमैटोटिस पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है, तो आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। लैंगिक जनन में आवश्यक, या इसमें विभिन्न अवस्था उत्पन्न होते हैं, या गुणसूत्र की संख्या नियत बनाए रखने के लिए सहायक है, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अगला देखते हैं। टीलोफेज अवस्था में केंद्रक कला का निर्माण करने वाला कोशिका अंग, तो आपको बताना टीलोफेज में कौन सा अंग है जो कि कोशिका का निर्माण करते हैं? ER, या ग्लाजिक, या आपका सेंट्रियोल, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ER आपका केंद्रक कला का निर्माण करते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक जंतु में समाजित गुणसूत्र के 24 जोड़े हैं, तो समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित दैहिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होंगे? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। और एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन।
यदि एक जंतु में समाजत गुणसूत्र के 24 जोड़े हैं तो समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितने होंगे? तो ऑप्शन होगा इसका सही डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 48 होंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 5 मिनट में फास्ट करता हूँ फ्रेंड्स, लंबा हो रहा है वीडियो। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्सिस व वायलेंट का निर्माण होते हैं तो आपको बताना है। सिनेप्सिस आपको बता दिया था, वायलेंट भी आपको बता दिया था। इसका निर्माण कहाँ होता है? पेक्टिन अवस्था में या जैगोटिन अवस्था में, आपका प्लेटिन अवस्था में, या आपका डिफ्लोस्टिन अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका जैगोटिन अवस्था में आपका सिनेप्सिस व वायलेंट का निर्माण होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनाफेज वन के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, वायलेंट या डायट या गुणसूत्र या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायट विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्कु तंतु के रासायनिक संगठन में पाया जाता है एक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज आरएनए, ट्यूबुलिन आरएनए, या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ए बी दोनों, ये एक्टिन प्रोटीन और सेलुलोज आरएनए दोनों पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये फालतू का जियो वाला कहाँ से एसएमएस आ गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्र का प्रतिकरण होते हैं? तो आपको बताना है। एस अवस्था में G2, G0, G1। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस अवस्था में आपका गुणसूत्र का प्रतिकरण होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होते हैं? एस अवस्था, G2 अवस्था, जीरो अवस्था, या G1 अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि G2 अवस्था में आपका आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कप में 10 का पावर 5 कोशिका है तो यह प्रत्येक 8 घंटे के विभाजन में दोगुनी हो जाती है, तो 24 घंटे के बाद कोशिका की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये होगा ऑप्शन सी, 8 × 10 का पावर 5। ये आंसर होगा सही आंसर। तो अब देखते हैं अगला लास्ट पेज वाला। तो क्वेश्चन है आपका, सूत्री विभाजन के समाजत गुणसूत्र के बीच अनुवांशिक पदार्थ विनिमय को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। इंटरचेंज को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं, या सहलग्नता कहते हैं, या क्रॉसिंग ओवर, या उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि आपका जीन का आदान प्रदान होते हैं, यही एक्सचेंज होते हैं, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उत्परिवर्तन, इसमें भी एक जीन में अचानक परिवर्तन आता है, जो कि इसको भी हम लोग उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोल सकते हैं। सहलंगता यानी कि लिंग सहलंगता, जैसे कि कुछ बीमारी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुत्थान भवन के दौरान क्रियाएं होती है। तो आपको बताना है पुनरुत्थान भवन रीजेनेशन की प्रक्रिया में होते हैं कोशिका विभाजन या विविधीकरण, या कोशिका भित्ति, या उत्तक विविधीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि आपका कोशिका का विभाजन होता है पुनरुत्थान भवन में। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? तो आपको बताना है सेंट्रोसोम का क्या कार्य होते हैं। कोशिका विभाजन, प्रविकरण, या कोशिका विभाजन का प्रविकरण, निरोधन, या प्रोटीन संश्लेषण का प्रविकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि कोशिका विभाजन का प्रविकरण सेंट्रोसोम का कार्य होते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। कोशिका चक्र का सही क्रम आप बता सकते हैं। एस होगा, या S1, या G2, या M, G1, G2, SM, फिर अगला है G1, S1, और G2, M1, सॉरी M, और डी है S, फिर G1, फिर M, फिर G2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। इसका आंसर ये होंगे कोशिका विभाजन का सही क्रम, पहला S, फिर G1, फिर M, फिर G2। अब अगला लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। अगला है प्रत्यक्ष विभाजन है, तो आपको बताना है डायरेक्ट डिवीजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, या आपका अर्धसूत्री प्रथम है, या अर्धसूत्री द्वितीय, या समसूत्री है, या अर्धसूत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि आपका अर्धसूत्री प्रथम प्रत्यक्ष विभाजन है, यानी कि डायरेक्ट डिवीजन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स।